हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक बहुत प्यारा सा टॉपिक लेके आई हूँ, सुशासन या ई गवर्नेंस। ये हमारे यूजीसी नेट के पेपर 1 में तो आता ही आता है, लेकिन अगर एजुकेशन वाले बच्चों को देखें तो सुशासन एजुकेशन में भी पूछा जाता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि सुशासन क्या है, इसके क्या-क्या कार्य हैं, सुशासन के कितने प्रकार हैं, कौन सी ऐप इसमें यूज़ की जाती हैं, साथ ही कौन सी डिजिटल पहलें सुशासन के रूप में ली गई हैं। इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिए, आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी। और जो भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं उनसे कहूँगी कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और देखते रहिए। स्टार्ट करते हैं सुशासन के अर्थ से। देखिए, साधारण बोलचाल की दृष्टि से अगर हम देखें तो सुशासन 2 शब्दों से मिलकर बना है, सु और शासन। शासन का मतलब तो आप जानते ही होंगे कि सरकार द्वारा किया जाने वाला कार्य या सरकार द्वारा जो नियम और कानून चलाए जाते हैं, उन्हें हम शासन कहते हैं। ठीक है? तो नागरिकों के लिए जो सरकार द्वारा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, उन्हें इंटरनेट के माध्यम से किस प्रकार से नागरिकों तक पहुंचाया जाए, उसे सुशासन का नाम दिया गया है। देखिए, आपको याद होगा, यदि कुछ साल पहले की हम बात करें, जैसे कि हमारे माता-पिता भी हैं या कोई भी राशन के लिए, राशन का अगर राशन कार्ड बनवाना होता था तो सरकारी दफ्तरों के लोगों को बहुत सारे चक्कर लगाने पड़ते थे। एक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ता था। बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट को बनवाने के लिए, बैंक में पैसा जमा करने के लिए, निकालने के लिए बहुत लंबी-लंबी कतारें या लाइनें लगी होती थीं। लेकिन आज ऐसा नहीं होता। आज सारा जो भी काम हो जाता है वो इंटरनेट के थ्रू आप आसानी से कर लेते हैं, है ना? तो सरकारी कामों को जब किसी कार्यालय में ना जाकर इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे कर लिया जाता है और जो भी शासकीय सेवाएं हैं या सूचनाएं आपको ऑनलाइन उपलब्ध हो जाती हैं, तो वो सुशासन को बताती हैं। जैसे कि सुशासन केवल ये नहीं है कि आप बैंक का काम ही घर बैठ के कर लोगे। आप इंटरनेट के माध्यम से आज लर्निंग भी कर सकते हैं, पढ़ाई भी कर सकते हैं। जितने भी फॉर्म हैं, जन्म प्रमाण पत्र है, मृत्यु प्रमाण पत्र है, कहीं पर रजिस्ट्रेशन कराना है किसी जॉब के लिए, कोई फॉर्म भरना है, ये सारे काम भी आप इंटरनेट के माध्यम से कर लेते हैं। तो इसी को ई गवर्नेंस का नाम दिया गया है। भारत सरकार द्वारा इस ई गवर्नेंस के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना हुई थी, वो 1970 में की गई थी और 1977 में नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर के नाम से ई शासन की दिशा में पहला कदम रखा गया था। अब ई शासन के कार्य क्या-क्या हैं? ई शासन का संबंध जो है सरकारी प्रक्रियाओं और कार्यों में आईसीटी के क्रियान्वयन से संबंधित है। यानी आईसीटी के द्वारा जो भी कार्य होते हैं, इंटरनेट के माध्यम से जो भी कार्य होते हैं, ऑनलाइन जो भी कार्य होते हैं, वो ई शासन द्वारा किया जाता है। पहला कार्य तो इसका ये हुआ। जितने भी सामूहिक सेवा केंद्रों के कार्य होते हैं, वो भी ई शासन को उपलब्ध कराए जाते हैं और उनके प्रयोग में ई शासन सहायता प्रदान करता है। ई शासन मुख्य रूप से 4 प्रकार से काम करता है, जैसे G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन, G2B गवर्नमेंट टू बिजनेस और G2E गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। यानी ये गवर्नमेंट के लिए, नागरिकों के लिए, व्यवसाय के लिए और एम्प्लॉयज के लिए, इन सभी के लिए ये कार्य करता है ई शासन। ई शासन से रिलेटेड कुछ ऐप्स हैं और कुछ वेबसाइट्स भी हैं जिनके बारे में भी आज मैं आपको बताऊंगी। देखिए, उमंग ऐप के बारे में तो आप जानते ही होंगे। सभी सरकारी सेवाओं के लाभ के लिए एक सिंगल पॉइंट एक्सेस है ये। और भीम ऐप के बारे में जानते होंगे आप। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है ये। तो ये जो ऐप हैं, साथ ही ई सारथी है, ई डिस्ट्रिक्ट ऐप है, ये सारी ई शासन से रिलेटेड ऐप हैं या ई गवर्नेंस से रिलेटेड ऐप्स हैं। आइए अब ई गवर्नेंस से रिलेटेड यूजीसी नेट में आए हुए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है,
ई गवर्नेंस का एक पहलू सरकार और नागरिकों के मध्य सूचना के प्रवाह से संबंधित है। निम्नलिखित में से क्या सरकार से नागरिक G2C की ओर पहल है? G2C आपको बताया था प्रकार हैं ये। इसमें पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन ई हेल्प, बी है ई हेल्थ, सी है ई टेंडरिंग, डी है ई फीडबैक। इन ऑप्शंस में से आंसर देना है। तो देखिए सरकार से नागरिक की बात यहाँ की जा रही है, तो नागरिकों के लिए जो सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं ई गवर्नेंस से, उनकी बात यहाँ हो रही है। अब ई हेल्प है तो ये हेल्प का मतलब है कि नागरिकों की हेल्प के लिए या आम जनता की हेल्प के लिए इसका यूज किया जाता है। ई हेल्थ भी स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों से रिलेटेड है। ई टेंडरिंग का नागरिकों से मतलब नहीं है और ई फीडबैक का भी नहीं है। तो यहाँ हमारा आंसर होगा ए एंड बी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा इसमें, ए एंड बी ओनली। ई हेल्प एवं ई हेल्थ सरकार से नागरिकों की ओर पहल है। ये सरकार और नागरिकों के मध्य सूचना के प्रवाह से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है ई गवर्नेंस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विवरण उपयुक्त है? ए है नागरिकों को भागीदार, सक्षम और सशक्त बनाना। बी है नागरिकों को उचित और पक्षपात रहित सेवाएं देना। सी है प्रौद्योगिकी चलित प्रशासन देना और डी है ई कॉमर्स अनुप्रयोगों में जनता का विश्वास सुनिश्चित करना। तो यहाँ हमारे ऑप्शन तीनों ए, बी और सी ठीक होंगे, क्योंकि ये नागरिकों की भागीदारी, पक्षपात रहित सेवाएं और प्रौद्योगिकी चलित प्रशासन देने की बात करता है। देखिए यहाँ पर ए, बी एंड सी ऑप्शन आ गए। ई गवर्नेंस का शाब्दिक अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। इसके माध्यम से देश के नागरिकों को सरकारी सूचना एवं सेवा प्रदान करने के लिए संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी का समन्वित प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ नागरिकों को भागीदार, सक्षम और सशक्त बनाना, नागरिकों को उचित और पक्षपात रहित सेवाएं देना, और थर्ड है प्रौद्योगिकी चलित प्रशासन सेवाएं देना इत्यादि। अब एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। ई बिज ई गवर्नेंस की किस प्रकार की सेवाओं से संबंधित है? G2B, G2E, G2C या G2G? तो इसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। देखिए जैसे कि ई गवर्नेंस अब तक हमने देखा कि सरकारी क्षेत्र में कार्य करता है, तो गवर्नेंस या ई गवर्नेंस जो है वो हर कार्य क्षेत्र में कार्य करता है, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो व्यवसाय हो। तो हर किसी प्रशासन का या हर किसी प्रबंधन का एक अपना गवर्नेंस होता है, जिसे ई गवर्नेंस के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार यूजीसी का भी अपना एक ई गवर्नेंस है, जिसको हम अपने फॉर्म भरने के लिए यूज करते हैं। देखा होगा आपने, पहले जो फॉर्म भरे जाते थे वो हार्ड कॉपी में आपको सबमिट करने होते थे, बाय पोस्ट आपको भेजने होते थे, लेकिन अब यूजीसी ने इस चीज को बहुत आसान कर दिया है। तो हम अब यूजीसी के ई गवर्नेंस या सुशासन की बात करेंगे, जिसे हम अब यूजीसी की अपनी वेबसाइट खोलकर उस पर ही देखेंगे कि उसमें क्या क्या सुविधाएं या क्या क्या सहूलियतें यूजीसी द्वारा छात्रों के लिए दी जाती हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आया है जिसे मैं बताऊंगी आपको, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये हमने यूजीसी की वेबसाइट खोल ली है। यहाँ पर हम नीचे जाते हैं, इसको स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पर देखिए ये यूजीसी का इंट्रोडक्शन आ गया है। यहाँ पर यूजीसी के चेयरमैन की फोटो दी हुई है। आपको ये बताना है कि यूजीसी के चेयरमैन का नाम क्या है, जो इस समय लेटेस्ट चेयरमैन है, जिनकी ये फोटो दी गई है। अब देखिए यहाँ पर ये ई गवर्नेंस का ये पोर्टल आ गया है, इसको क्लिक करेंगे। देखिए ई गवर्नेंस में ये यूजीसी से रिलेटेड जितने भी पोर्टल यहाँ दिए हैं, इन सभी पोर्टल्स की संख्या अगर हम कहें तो 20 पोर्टल्स इसमें आते हैं। हमें वो सारे 20 पोर्टल्स नहीं पढ़ने हैं, हम इससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं केवल उन्हीं को देखेंगे आज। देखिए सभी बच्चों की तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने इस चीज को नहीं देखा होगा। पिछले 2 साल के क्वेश्चंस में इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो यूजीसी ई गवर्नेंस का पहला पोर्टल है UGC FHEI।
ये फॉरेन और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए है। बाकी इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो केवल इसकी फुल फॉर्म ही आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आता है हमारा मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम का नाम याद रखना है। ये कोर एनईपी 2020 थीम पर बनाया हुआ प्रोग्राम है। इसके अंदर कई सारे प्रोग्राम्स को शामिल किया गया है, जैसे नर्चरिंग फीचर लीडरशिप प्रोग्राम, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ऑन स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज, एकेडमिक लीडरशिप प्रोग्राम, कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर डिजाइन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, टीचर कनेक्ट प्रोग्राम और इसके अतिरिक्त एनईपी ओरिएंटेशन एंड सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम, शॉर्ट टर्म प्रोग्राम, फैकल्टी इंट्रोडक्शन प्रोग्राम और रिफ्रेशर कोर्सेज भी इसके अंदर सम्मिलित। अगर हम देखें कोर एनईपी 2020 थीम के ऊपर जो प्रोग्राम्स रखे गए हैं उनमें होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन से रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं, जैसे हायर एजुकेशन इन सोसाइटी, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इसके अंदर रखे गए हैं, स्टूडेंट डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रोग्राम्स रखे गए हैं, ऑटोनॉमी टू इंस्टीट्यूशंस एंड चॉइस ऑफ द स्टूडेंट्स को भी ध्यान में रखा गया है। इसका मतलब ये है कि जो इंस्टीट्यूशन है, जो संस्थान है, अपना स्वयं का पाठ्यक्रम तैयार कर सकते हैं और छात्रों को उस पाठ्यक्रम को चुनने का अधिकार होगा। कोर प्रोग्राम 2020 में करिकुलम डेवलपमेंट, पेडागोजी और असेसमेंट पर भी ध्यान दिया जाएगा। साथ ही रिसर्च डेवलपमेंट और नॉलेज सिस्टम और मल्टीलिंगुअलिज्म का, यानी बहुत सारी भाषाओं को हम किस प्रकार से सीखते हैं या सीख सकते हैं, इस पर भी ध्यान दिया जाएगा। इन बातों का ध्यान रखा गया। ये यहाँ पर सभी प्रोग्राम्स के पोर्टल्स दिए हुए हैं, जिनसे आप देख सकते हैं इसमें इनका एक्टिविटीज कितनी हुई हैं, पार्टिसिपेंट्स क्या हैं, ये सारी चीजें इसमें यहाँ पर दिखाई गई हैं। इसमें आपको एक तो गुरु दक्षता पोर्टल जो फैकल्टी इंडक्शन के लिए है, और साथ ही ये अभ्युत्थानम पोर्टल, इन दोनों का ध्यान रखना है। इसके बाद आता है ऑटोनोमस पोर्टल, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों से जुड़ी हुई समस्याओं के समाधान के लिए बनाया गया है। इसके बाद हम बात करेंगे उत्साह पोर्टल की। तो इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रेटजीज एंड एक्शन इन हायर एजुकेशन। तो ये हायर एजुकेशन से रिलेटेड है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसकी फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस पोर्टल प्रोफेसर्स के लिए तैयार किया गया है। इसके बाद आता है ई समाधान पोर्टल। इसमें सभी की समस्याओं का या परेशानियों का हल निकाला जाता है या हल दिया जाता है, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, फैकल्टी हो, स्टाफ मेंबर्स हों, इंस्टीट्यूशंस हों या यूनिवर्सिटीज हों। CU चयन पोर्टल यूजीसी से रिलेटेड जॉब्स या वैकेंसीज के लिए है, यहाँ पर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। DTBUMP ये डीम्ड यूनिवर्सिटी से रिलेटेड मॉनिटरिंग पोर्टल है। ई पेमेंट पोर्टल किसी भी पेमेंट के लिए यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, चाहे वो फॉर्म से रिलेटेड हो या कोई भी पेमेंट है, उसकी जानकारी देता है। यूनिवर्सिटी एक्टिविटी मॉनिटरिंग पोर्टल, HRDC ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर पोर्टल है ये। उसके बाद आता है वेब पोर्टल फॉर फेलोशिप, स्कॉलरशिप एंड लेगेसी केसेस। तो ये आप नाम से ही समझ गए होंगे कि फेलोशिप के लिए ये पोर्टल दिया गया है यूजीसी द्वारा। ये डिस्टेंस एजुकेशन से रिलेटेड पोर्टल है। उसके बाद NTA का पोर्टल है, जिससे आप यूजीसी एग्जाम्स के लिए फॉर्म भरते हैं, बाकी भी एग्जामिनेशन फॉर्म इससे भरे जाते हैं। उसके बाद आता है स्वयं के बारे में आप सभी जानते ही हैं, ये एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यूजीसी केयर। अब आपको ये बताना है, यूजीसी का एक पोर्टल है ई स्टार्ट्स करके, तो उसका क्या काम है और यूजीसी के कितने पोर्टल ई गवर्नेंस के लिए कार्य करते हैं। नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टल है। देखिए इसमें बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, डीम यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी सबसे रिलेटेड है। इसका काम है यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी डिग्री सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट्स आदि जो भी हैं
उनको सेव करके रखना या उनको डिपॉजिट करना, चाहे वो सीबीएसई से जुड़ी हो, स्टेट बोर्ड से जुड़ी हो या किसी भी विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई हो। इसमें स्टूडेंट्स के लिए लॉकर तैयार किया जाता है और उस लॉकर के अंदर उस स्टूडेंट की मार्कशीट, डिग्री आदि को रखा जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी यूजीसी नेट के एग्जाम में आ चुका है पहले, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा और एक नजर इस पे भी डाल लीजिए। एकेडमिक इंस्टीट्यूशन ऑन बोर्ड कितने हैं यहाँ पर और अवार्ड अपलोडेड अभी तक 13.9 करोड़ अवार्ड इसमें अपलोड हो चुके हैं। तो आज हमने यहाँ पर यूजीसी नेट की लाइव वेबसाइट से देखा कि यूजीसी नेट की ई गवर्नेंस के लिए कितने पोर्टल काम करते हैं। तो आपको ये बताना है कि ये टोटल कितने पोर्टल्स हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, ई स्टार्स पोर्टल किसके लिए बनाया गया है, तो ये 2 क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।